वेलकम टू इमेज क्लासेस बच्चों। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए बहुत अहम है जो जेई के लिए तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं और अपना स्टार्टअप लिया है अभी अभी, है ना। तो उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है इसमें बेसिक मैथ्स में, द टॉपिक्स आर, सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है आपका बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशंस। थर्ड टॉपिक बच्चों जो कवर करेंगे हम इसमें वो रहेगा आपका मेथड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। बहुत अहम है इनइक्वालिटीज को समझना स्टार्ट लेने से पहले। देन फोर्थ वन इज गोल्डन इनइक्वालिटीज। एंड लास्ट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो स्पेशली हम इसमें लॉगरिथमिक भी डिस्कस कर लेंगे और इसकी इनइक्वालिटीज। ये हमारे 5 टॉपिक हैं जो हमें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में कवर करना है। और हर बच्चे को जो भी जेई की तैयारी करने जा रहे हैं उनको ये टॉपिक्स पता होना चाहिए। जब बेसिक और नंबर सिस्टम हम जब पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी ऐसी माइनर चीजें हैं जो हम अक्सर गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों को हमें रेक्टिफाई करना है और ख्याल करना है कि जेई में किस तरह के सवाल पूछता है जिसमें बेसिक मैथ्स बहुत इस्तेमाल होता है और बच्चे बहुत माइनर गलतियां करते हैं और बहुत लॉस होता है ना। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका जितना मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, है ना। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबको पता है, मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है। वैसे तो ज्यादातर चीजें आप लोग जानते ही हैं, मैक्सिमम चीजें आप लोग कवर करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा सर्किल नेचुरल नंबर का है। सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 2 देन 3 देन एंड सो ऑन, है ना। पता है सर हमें, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में क्या आ जाता है बच्चों? सेट ऑफ होल नंबर नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, यानी उसका सुपर सेट है। तो इसमें एक जीरो और इंक्लूड हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाता है? आपका होल नंबर बन जाता है बच्चों, है ना। होल नंबर के बाद अब आपका जो दिखाई दे रहा है ना, इसको मैंने देखो आई बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इंटीजर जो है ना उसको जेड और आई दोनों से डिनोट करते हैं। इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, बहुत सारी किताबों में आई भी दिखाई देगा। जेड से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में इंटीजर को हम जैलन कहते हैं, तो वहां से जेड इन्होंने किया है कॉपी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? कंप्लीट नंबर। तो जीरो के साथ सारे कंप्लीट नंबर पॉजिटिव और निगेटिव के साथ ले लीजिए, यानी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां तक सारे बच्चों को कोई मसला नहीं रहता है ज्यादातर। उसके बाद आ रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो सबसे बड़ा सर्किल ये इधर दिखाई दे रहा है ना। ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये आपका इंटीजर है, और ये आपका आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना। बच्चे रैशनल नंबर जानते हैं, लेकिन ना बहुत सारी गलतियां रैशनल नंबर में करते रहते हैं। वो गलतियां क्या है उनको रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले सेट ऑफ रैशनल नंबर है क्या? वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, है ना, जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या हो बच्चों? इंटीजर्स हो, एंड क्यू जीरो ना हो।
ये डेफिनेशन है आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर की। सब लोग जानते हैं सर पी बाई क्यू की फॉर्म के जितने नंबर हैं सर वो रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे एक चीज अगर मैं लगा दूं कि अगर एच सी एफ ऑफ पी क्यू 1 हो जाए, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप ले रहे हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो जाएं या को प्राइम हो जाएं, तो ऐसे रैशनल जो होते हैं ना वो आपके प्रॉपर रैशनल्स होते हैं। वो आपके प्रॉपर रैशनल्स होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए 2/6, 3/9, 4/12, ये सारे के सारे एक्चुअली किसके बराबर है? ये सारे के सारे 1/3 के बराबर है। तो है तो ये भी 1/3, लेकिन ये जितने भी रैशनल आपने लिखे हुए हैं ये आपके इम्प्रॉपर रैशनल्स हैं, और ये 1/3 जो है आपका प्रॉपर रैशनल है। अब बात ये आती है कि सर रैशनल नंबर कितने फॉर्म के होते हैं? तो आपको ये बात याद रखना चाहिए, जो रैशनल नंबर है ना ये दो तरीके के होते हैं। रैशनल नंबर दो फॉर्म के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, है ना, और एक होते हैं रिकरिंग रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और रिकरिंग रैशनल नंबर किस तरीके के होते हैं इसको जानने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें 1/5, तो जब आप इसको डेसिमल प्लेसेस पे डिवाइड करोगे, डेसिमल लगाते ही 10 हो जाएगा, 5 2 10 यानी 0.2 टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2, ये 0.5 हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना वो भी रैशनल्स होते हैं बच्चों। और जो रिकरिंग नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1/3, 1/3 को आप डिवाइड करिए, तो 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.333333। इसको हम 0.3 बार भी लिखते हैं। सारी बातें आपको पता होंगी। अब मैं वो बातें डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पे हम गलतियां करते हैं, है ना। तो ये भी रिकरिंग नंबर है, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। अच्छा बताइए 22/7 क्या ये रिकरिंग नंबर है या ये इरेशनल नंबर है? हमें तो ये बताया गया था सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इरेशनल होता है। अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, 22 को 7 से डिवाइड करके देखिए। 22 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो कितना आएगा? देखिए 21 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 28, फिर आपका फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 कैरी हो जाएगा, फिर आपका 7, 8 जा 56 आ जाएगा, फिर 4 कैरी हो जाएगा, 40 हो गया, फिर 7 5 जा 35 हो जाएगा, फिर 5 कैरी हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर 1, और ये फिर एक साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो ये आपको नजर आ रहा है 1 4 2 8 5 7 के बाद अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी नजर आ रही है? इसकी वैल्यू नजर आ रही है बच्चों 3.142 857 बार। अब ये फिर दोबारा से इसी को रिपीट करेगा, जैसे ही 10 कर दोगे आप 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आप 7 के बाद 30 करोगे तो 7 4 28, फिर 4 आ जाएगा, फिर 28 के बाद 2 डालोगे तो 7 2 14, फिर 2 आ जाएगा, और ये साइकिल फिर रिपीट होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हमें नजर क्या आया कि 22/7 आपका एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन पाई इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होती, बल्कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। इसलिए पाई को हम कहते हैं ना पाई टर्मिनेट करता है ना पाई रियकर करता है। तो अब यहां तक की तो कहानी हो गई। इरेशनल नंबर कौन से होंगे सर? तो जितने ये ऊपर वाले नंबर लिखे हुए थे रैशनल नंबर से पहले, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे सर? इरेशनल नंबर बेटा वो होंगे जो रैशनल ना हो। तो जब रैशनल ना हो तो किस फॉर्म के हो? तब आप इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या दोगे? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आप दोगे सर, जो इरेशनल नंबर है ना क्यू कॉम्प्लीमेंट, आप सारे रियल नंबर में से रैशनल नंबर निकाल दीजिए। हमने क्या किया, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। देखो एक दूसरा सर्कल मैंने बनाया हुआ है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, दोनों मिला के, इसका और इसका यूनियन मिला के सेट ऑफ रियल नंबर है। यूनियन का मतलब होता है दिस और दिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेट ऑफ रियल नंबर बनाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर मैं माइनस कर दूं किसको? सेट ऑफ रैशनल नंबर को, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचता है। यानी ये जो सर्कल है ना R/Q या R-Q, यही Q कॉम्प्लीमेंट है, यही आपका Q कॉम्प्लीमेंट है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर R-Q होता है, इसको R/Q भी इस तरह लिखते हैं। ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए?
तो आप कहोगे सर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो, ऐसे नंबर सर आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बताया आपको पाई, 22/7 नहीं होता, पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। तो पाई हो गया, पाई के बाद जितने भी सर्ट्स हैं √2 √3 जिनको आप प्रूफ करके आए थे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा ई, ये ई क्या है? ये ई एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 1 + 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल 2.71 की होती है, और ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। तो कुछ स्पेशल काइंड के रैशनल नंबर पता चले, जैसे कि पाई, जैसे कि ई, और ई की वैल्यू क्या है? ये रही ई की वैल्यू, है ना। ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है। डेफिनेशन क्या हो गई? जो रैशनल ना हो इर्रेशनल है, लेकिन किस फॉर्म का रैशनल ना हो, तो रैशनल को हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो रैशनल कौन कौन से होते हैं बेटा? जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो रिकरिंग होते हैं, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खास बात क्या है? खास बात यह है कि बच्चों, जब आप रैशनल को और इर्रेशनल को ट्रीट करते हो, तब आप ना बहुत सारी माइनर गलतियां करते हो, जिसमें एक गलती ये है कि आप 22/7 को भी ये कंसीडर कर लेते हो कि वो रैशनल नंबर है, क्योंकि वो पाई की वैल्यू है। बेटा वो एग्जैक्टली पाई की वैल्यू नहीं है। तो पाई जो है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है, ये कभी इक्वल टू 22/7 नहीं होता। तो यानी कि पाई -22/7 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब मैं दिखाता हूं किस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जेई में एक सवाल पूछा गया, उस सवाल से मुझे गर्ज नहीं, मैं अभी तुम्हें जेई नहीं पढ़ा रहा, बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे कोई फंक्शन है पर्टिकुलरली, उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, और इस फंक्शन का जो आंसर था वो बेसिकली बच्चों जीरो था। उसने ऑप्शन आपको दिए थे, उसने चार ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन उसने दिया पाई -22/7, दूसरा ऑप्शन उसने दिया जीरो, तीसरा ऑप्शन उसने दिया कॉट पाई/2, मल्टी करेक्ट ऑप्शन थे इसके, और चौथा ऑप्शन उसने दिया पाई -3.14, है ना। बहुत सारे बच्चों ने कहा जब आंसर जीरो है तो पाई -22/7 करेक्ट होगा। पाई -3.14, चूंकि 3.14 भी पाई के बराबर होता है तो इसको भी जीरो मान लिया, और इसका का ये भी सही है, और इसका कॉट पाई/2 जीरो है, तो बोले सर इसके तो चारों ऑप्शन करेक्ट है ना। क्या चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने बच्चों बोल दिया आपसे कि पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, बल्कि 22/7 के करीब होता है, 22/7 के करीब होता है। तो बेसिक मैथ्स में हमें इन गलतियों को नहीं करना है, जो आपने क्लास 9 10 में खूब पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होती रहती हैं। तो इसकी वैल्यू कभी भी पाई -22/7 नहीं हो सकती, क्योंकि सर ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह 3.14 भी एग्जैक्टली पाई नहीं है, ये भी एग्जैक्टली नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होगा। तो ये भी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन करेक्ट थे वो ये थे, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम क्या बात कर रहे थे? नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बता दिया आपको रैशनल्स कौन से होते हैं, उसके बाद हमने बता दिया आपको इर्रेशनल्स कौन से होते हैं। उसके बाद ना ये आपको रेक्टेंगल बनी दिखाई दे रही है, इस रेक्टेंगल के लिए मैंने यूज किया है सी। ये सी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। सी किसके लिए इस्तेमाल किया है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने कॉम्प्लेक्स तो आपको नहीं पढ़ाया था क्लास 9 10 में, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक चैप्टर भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको खास दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल, इर्रेशनल, यानी जो टोटल रियल है ना, उसको भी कंटेन कर रहा है, यानी उसके उससे भी बड़ा नंबर कोई है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ज्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना ये किस तरीके का होगा। ये बच्चों a+i/b के फॉर्म का होता है। यहाँ पर ये सर अयोटा क्या है? तो इतना समझ लो, अयोटा की वैल्यू बच्चों √-1 होती है। इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अयोटा से, है ना। और ए एंड बी क्या होते हैं? ए एंड बी आर रियल। ए एंड बी क्या होते हैं बच्चों? ए एंड बी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ए एंड बी आपके रियल नंबर्स है ना। तो ये कहानी नंबर सिस्टम की है। सबको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल होल इंटीजर, नेचुरल नंबर ये कंटेन करता है होल नंबर के अंदर, होल नंबर कंटेन करता है इंटीजर के अंदर, इंटीजर कंटेन करता है रैशनल नंबर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल होल इंटीजर ये सारे रैशनल्स हैं। और ये डिफरेंट किससे है? ये डिफरेंट है इर्रेशनल से। तो ये सारे रैशनल हो सकते हैं, ये सारे रैशनल हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि इंटीजर रैशनल है, बिल्कुल है।
होल रैशनल है, बिल्कुल है। नेचुरल रैशनल है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये कहो कि हर रैशनल नंबर इंटीजर है, ऐसा सही नहीं है। यानी जो कंटेन करता है वो रैशनल हो सकता है, लेकिन जो जिसमें कंटेन कर रहा है वो कंप्लीटली वो हो जाए, यानी कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहां तक ये वाली बात समझ में आई होगी। जो बेसिक बातें मैं समझाना चाह रहा था वो भी आपके समझ में आई होंगी कि ये गलतियां बच्चों नहीं करते हैं कि आपने क्या किया कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 कंसीडर कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सवाल देखते हैं। हाँ, उससे पहले कुछ नोटेशन देखिए, कुछ नोटेशंस हैं जो आप जब पहला चैप्टर पढ़ोगे ना सेट थ्योरी, तो उसमें बहुत सारे नोटेशन आएंगे। उसमें कुछ नोटेशन ये है, जैसे कि देखो आर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ये जो आपकी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन सेट ऑफ रियल नंबर है। खूब आप लोगों ने नंबर लाइन पर नंबर प्रेजेंट किए होंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी की तरफ, 0 -1 -2, यहां माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो इधर वाले जो नंबर है ना बेटा, ये इधर वाले नंबर, इधर वाले, ये सारे के सारे नंबर आपके आर पॉजिटिव है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। इसको किस तरह लिखता है वो, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये सिंबल है आपका आर पॉजिटिव। तो आर पॉजिटिव का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। देखो मैंने जीरो छोड़ा हुआ है, मैंने जीरो के बाद में लाइन लगाएंगे, यानी जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसको हम जब लिखते हैं ना सेट ऑफ आर पॉजिटिव रियल नंबर को, तो इस तरह भी लिखते हैं, 0 टू इंफिनिटी। ये इंटरवल की फॉर्म है। इंटरवल का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर मैंने स्मॉल ब्रेकेट लगाया हुआ है, तो स्मॉल ब्रेकेट का मतलब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर, इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर, ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। इसको आर पॉजिटिव भी लिखते हैं, और इसको 0 टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं, ओपन इंटरवल, है ना। अच्छा, यहां पे ये गलत सिंबल लग गया, ये आर निगेटिव है। अब सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, तो आप फिर जीरो को छोड़ दीजिए, फिर जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो के बाद वाले सारे निगेटिव रियल नंबर ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे आर निगेटिव रियल नंबर। तो आर निगेटिव क्या हो जाएगा, हमेशा इंटरवल को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं बच्चों। तो आर निगेटिव क्या हो जाएगा आपका, आर निगेटिव बच्चों हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यानी सारे जीरो से लेफ्ट साइड के नंबर, ये आर निगेटिव कहलाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है आर जीरो। ये जो आर जीरो है ना बच्चों, आर जीरो भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, कभी कभी आर स्टार भी इस्तेमाल होता है ना। आर स्टार, आर जीरो, ये दोनों सिंबल है नॉन जीरो रियल नंबर। तो नॉन जीरो रियल नंबर, ये वर्ड खूब सुनेंगे आप आगे आने वाले अपने वक्त में, जब भी आप जेई के सवाल देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर लिखा मिलेगा। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है, फिर आपने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। जब जीरो को एक्सक्लूड कर दिया, तो आर पॉजिटिव और आर निगेटिव, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर कहलाएगा। तो आर जीरो को आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप एक नंबर माइनस कर दीजिए, जिसको हम कहेंगे जीरो। ये हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का सिंबल है ना, ये सेट ऑफ रियल नंबर का ही सिंबल है। यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का मतलब सारे के सारे रियल नंबर, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, उसमें से आपने माइनस कर दिया जीरो। तो ये भी आर जीरो का ही एक नोटेशन है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बच्चों आर स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाई आर स्क्वायर, देखो इसको समझने के लिए मैं एक स्लाइड और देता हूं। आपके पास अभी तक ना डिस्क्रीट नंबर थे बच्चों, तो डिस्क्रीट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, हम एक रियल लाइन पे डिस्क्रीट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना। एक रियल नंबर को, एक रियल लाइन पे डिस्क्रीट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास नंबर जो है ना वो पेयर में है, तो कोई भी नंबर, है ना, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी नंबर जो आप 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होगा, जहां एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे दिखाना है 2,3, तो 2,3 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जितना वाई है, यानी जितना आपका ऑर्डिनेट है उतनी है, और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जितना आपका एब्सिसा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, उतनी है। तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, 2,3 कहोगे। यानी कि आर स्क्वायर का मतलब बेटा बच्चों ये है कि ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन, 2D प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट होने वाले सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, आर स्क्वायर टाइप के कहलाएंगे। इसमें एक टर्म और इस्तेमाल की गई है, आर क्यू। ये भी समझ में आया, ये भी आर क्यू, है ना।
आर क्यूब क्या होता है बच्चों? आर क्यूब के लिए आप समझिए कि आपको अगर अब आपको स्पेस में कोई पॉइंट दिखाना हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस रूम में खड़ा हूं, इस रूम में मैं खड़ा हुआ हूं, तो अगर मैं अपने आप को देखो, जिस प्लेन पे मैं खड़ा हूं ये प्लेन ही रहा, अगर मैं आपसे कोई इस पेन की टिप का क्या लोकेशन होगा, तो इसको ट्रेस करने के लिए अब आपको ना प्लेन की भी जरूरत नहीं है, स्पेस की जरूरत है। जिस तरह से आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करेंगे इसकी, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना हो 1,2,3, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेस चाहिए। और स्पेस किस डायमेंशन का होता है? 3 डायमेंशन का होता है। तो हमेशा इसका पेयर कैसा होगा? 3 नंबर्स का एक पेयर बनेगा, और दैट रिप्रेजेंट एज x, y, z, वेयर x, y एंड z आर रियल नंबर। तो सारे के सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस के अंदर सारे पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको बच्चों किस सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दैट सिंबल शुड बी आर क्यू, है ना। ये कुछ स्पेशल नोटेशन है जो हमें याद रखना है। इसी की तरह यहाँ पे कुछ और नोटेशन होते हैं, जैसे ये वाला सिंबल अभी से याद कर लीजिए, ये बिलोंग्स टू के लिए होता है ना। जैसे मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब 1 को अगर मुझे नेचुरल नंबर में दिखाना है तो मैं ये बिलोंग्स का सिंबल इस्तेमाल कर लूंगा। मैंने कहा डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। डज नॉट का मतलब वही बिलोंग्स टू के सिंबल को आपने कट कर दिया, जैसे कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल में क्या 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ना, देयर एग्जिस्ट। इसी तरह इसको कट कर दें तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये कुछ सिंबल है जो हमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके रखना चाहिए। इसी तरह इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, और ये 2 बिंदी अगर लगी हो तो इन 2 पॉइंट्स का मतलब है सच दैट। तो यू हैव टू नो these 6 symbols which are very frequently used in set theory। ये सेट थ्योरी में बहुत इस्तेमाल होते हैं, जो आपका पहला चैप्टर रहेगा जब आप जेईई की तैयारी करना शुरू करेंगे, है ना। तो इन सब का ख्याल रखना। अब आते हैं पहले सवाल पर, ये हो चुका हमारा। अब आ जाते हैं पहले सवाल, है ना। जैसे कि ये इंडिकेट विच नंबर इन द गिवन सेट्स आर नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल। ये जो नंबर लिखे हुए हैं मैंने, इसमें ये बताना है कौन कौन सा क्या नंबर है। जरा मुझे बताइए -10 क्या क्या होगा? -10 सबसे पहले क्या नेचुरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होल नंबर 0 को इंक्लूड करके होता है। -10 फिर आया इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा सर, ये इंटीजर तो होगा। आई रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं तो रैशनल भी होगा। इररेशनल? बिल्कुल नहीं होगा, जो रैशनल होते हैं वो इररेशनल नहीं होते। √2 क्या है? इररेशनल नंबर है तो ये इररेशनल होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू डैश रिफर फॉर इररेशनल नंबर। 3/4 ये क्या है? ये रैशनल नंबर है सर, कंप्लीट रैशनल नंबर है। नेगेटिव गेटिव तो पूछा नहीं उसने, नेचुरल पूछा है, नहीं है। होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर बिल्कुल रैशनल नंबर। जीरो, जीरो आपका सब है, होल नंबर भी है जीरो, नेचुरल नंबर जीरो नहीं है, रैशनल नंबर जीरो बिल्कुल है। तो होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। 4/5 रैशनल नंबर है। √4, अब √4 को ये मत कहते ना स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर होगा। √4 की वैल्यू +-2 या mod 2 कह सकते हैं हम, आती है। और इसको भी हम क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे। पाई अभी बताया मैंने इररेशनल होता है। अब 22/7 लेकर रैशनल मत बोल देना, 22/7 के एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। 7 आपका नेचुरल नंबर भी है, 7 आपका होल नंबर भी है, 7 आपका रैशनल नंबर भी है। 100/2 ये 50 हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और ये आपका रैशनल भी है। ये भी आपका नेचुरल भी है, होल भी है और रैशनल। तो इंडिकेट करना था, यानी समझाने के लिए था कि जो पीछे आपने पढ़ा। अब ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आप ट्राई करके खुद बताएंगे मुझे कौन सा इसमें होल नंबर है, कौन सा इसमें रैशनल है, कौन सा रैशनल है और क्या है। इसको आप ट्राई खुद करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड से नंबर मैंने लिख दिए, यू कैन ट्राई दैट। ओके, आगे बढ़ो। अब एक सवाल लिखा हुआ है, देखो, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स का कमाल यही है कि जब हम सवाल बना रहे हैं ना, तब हम क्या गलतियां करते हैं। तो कुछ वही क्वेश्चंस हमने असेंबल किए। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं कहूंगा इसका सॉल्व करिए जरा इसको। आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया है ना। सॉल्व किया कि सर ये x² -2/x-1 है। इधर 1 - 2 टाइम x + 1/x² - 1 है।
सर आपने इसको कह दिया, ये तो सर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो गया वन माइनस टू टाइम एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को आपने बोल दिया सर इसको फैक्टराइज कर कर हमने एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर आपने कहा सर ये एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो गया, हमने कहा बहुत सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। आपने कहा सर ये वे भी माइनस टू टाइम एक्स माइनस वन है, ये भी माइनस टू टाइम एक्स माइनस वन है, इक्वल दोनों तरफ इक्वलिटी लगी हुई है, कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, आपने कहा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हुए, नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन साफ नजर आ रहा है सर। आपने कहा यहाँ पे दो रूट है, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, आपने लगा दिया टिक बी कि सर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा बोल दिया आप। जरा बताइए क्या ये बात सही है, क्या बी ऑप्शन इसका करेक्ट है? बिल्कुल सही करेक्ट है सर, ये देखिए ना आपने प्लस माइनस वन रूट निकाला है। बिल्कुल गलत जवाब, ये जवाब बिल्कुल ही गलत है, ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। रीजन? सर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, आपने तो अभी निकाला है। अरे बेटा यही समझना है, आप खुद गौर करिए, जब आप इस एक्सप्रेशन को लिख रहे थे एक्स स्क्वायर, ये टर्म सारे के सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप दूसरा टर्म लिख रहे हैं टू अपॉन एक्स माइनस वन, ये नंबर एट एक्स इज इक्वल टू वन क्या डिफाइन होगा? क्या ये x इज इक्वल टू वन पे ये वाला नंबर डिफाइन होगा? x इज इक्वल टू वन पे जैसे ही आप x इज इक्वल टू वन डालेंगे ये टू अपॉन जीरो हो जाएगा, और टू अपॉन जीरो क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करें, ये तो हमारे बच्चे सारे जानते हैं ना, जिसने हमने इस क्लास में पढ़ा है वो सब जानता है अच्छे से कि जीरो से अगर डिवाइड करें तो भाई नॉट डिफाइन होता है। अगर ये नंबर नॉट डिफाइन है तो ये एक्सप्रेशन कैसे वैलिड हुआ? यानी कि x इज इक्वल टू वन आपको इस एक्सप्रेशन के लिए लिखना चाहिए यहाँ पे कि सर x इज इक्वल टू वन आप नहीं ले सकते, वरना ये सेकंड इसका पार्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है सर, तो x इज इक्वल टू वन हटा दीजिए, फिर तो माइनस वन है, एक रूट तो है, तो सर ऑप्शन ही नहीं है कोई। अच्छा बेटा सेकंड पार्ट पे आओ। अब राइट साइड में जब आप गए तो राइट साइड में आपने लिखा है टू अपॉन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके फैक्टर करके लिख दिए मैंने एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ये वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन, वन और माइनस वन पे क्या ये डिफाइन है? आपने सर वन डाला तो ये वाला जीरो हो जाएगा, माइनस वन डाला तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सर ये एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों पर, इन दोनों पॉइंट पर ये टू अपॉन जीरो बन रहा है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब है सर दूसरा वाला तो x इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों पे डिफाइन नहीं है, तो वन और माइनस वन एक्स नहीं होना चाहिए। ये लिख के देगा आपको, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखता है तो आपको बताएगा वो कि x वन और माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर उसने नहीं लिखा है तब भी आप क्या कहोगे, सर वन और माइनस वन दो रूट आ रहे हैं और वो तो वैलिड ही नहीं है। जब वो वैलिड ही नहीं है तो ना तो वन रूट हम कंसीडर कर सकते हैं ना माइनस वन रूट कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? तो सर इस कहानी में नंबर ऑफ रूट्स हैं ही नहीं, नंबर ऑफ रूट्स जीरो। अब जीरो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? देखो यहाँ पे भी उसने टेक्निकली लिखा हुआ है, वही कहानी पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन, क्या पाई माइनस बाई ट्वेंटी टू बाई सेवन जीरो होगा बच्चों? खटाक से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो और सर ये भी जीरो, सारे ऑप्शन सही है सर। पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन भी जीरो होता है सर, ये भी जीरो होता है, और सर पाई माइनस थ्री पॉइंट वन फोर सिक्स ये भी जीरो होता है। अरे बेटा अभी बताया था पाई की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती ट्वेंटी टू बाई सेवन के, तो पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन कभी जीरो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन कौन से है सर? दो ऑप्शन सही थे इसमें, एक जीरो वाला और एक कॉट पाई बाई टू वाला, क्योंकि बच्चों कॉट पाई बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है। इस तरह के परेशान करने वाले एक्सप्रेशन बहुत दिखने वाले हैं, और ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का ही कमाल है। जिसने अच्छे से बेसिक मैथ्स कवर किया है तो उसका तो हो जाएगा, जिसने नहीं कवर किया है ना वो खटक से लगाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, और अपने इस वाले ऑप्शन में भी गलतियां करेगा। हो सकता है पहला ही टिक लगा के आ जाए पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन, और गिन के बैठे अपने के सर मेरे तो चार नंबर हो गए, इस सवाल तो मैं सही करके आया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे इतने सही थे। बाद में जब घर आएगा आंसर की चेक करेगा, अरे सर ये तो गलत हो गया। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए आपको बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ना। ये सवाल मेरे ख्याल से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा था। आगे बढ़ते अब ये कुछ टाइप्स के नंबर हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इवन इंटीजर्स, है ना। इवन इंटीजर्स सब बच्चे जानते हैं बेटा, जो टू के मल्टीपल के नंबर्स हो,
2 के मल्टीपल का मतलब 2n, और यहाँ पे एक बात याद रखना, n नेचुरल नंबर नहीं होता, इंटीजर होता है ना। 2 ही प्राइम इवन नंबर नहीं है, -2 भी इवन नंबर है भाई, है ना। तो सारे 2n टाइप के नंबर, और सारे ऑड नंबर कैसे होते हैं, सारे 2n-1 टाइप के नंबर सारे ऑड नंबर होते हैं, है ना। एंड यहाँ पे भी इंटीजर है, -1 भी ऑड है, 1 भी ऑड है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखो यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए, एक तो प्राइम, ये दोनों तो समझ में आ ही रहे होंगे, प्राइम, कंपोजिट, और यहाँ पे को प्राइम। को प्राइम को छोड़ देते हैं, वो बाद में बताते हैं, पहले प्राइम और कंपोजिट को समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 नंबर लिखता हूँ। देखो, एक होता है बच्चों यूनिट, एक होता है प्राइम, और एक होता है कंपोजिट। इन तीनों नंबरों में आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, बच्चे समझते नहीं कि यूनिट क्या है, प्राइम क्या है। ज्यादातर बच्चे समझते हैं, मुझे पता है, अच्छे बच्चे समझते हैं, जो जेई के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार करे बैठे वो समझते हैं। लेकिन कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे कि यूनिट, यूनिट बेटा सिर्फ 1 होता है, यूनिट 1 के अलावा नहीं होता। प्राइम क्या होता है सर, प्राइम बेटा अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, हैविंग 2 फैक्टर्स। सर 2 फैक्टर्स कैसे, अरे भाई 1 एंड इटसेल्फ। अभी तो हम कहते हैं एक प्राइम नंबर जो है वो नंबर है जो 1 एंड इटसेल्फ दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो 1 से सारे डिवाइड होते हैं, इसीलिए प्राइम नंबर में 1 नहीं डालते हैं। इसीलिए लीस्ट प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, 2 से। इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगाया, है ना। तो ये 2 जो है ना, यहां पे कोई पूछे 2, तो आप कहोगे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम। सिर्फ अगर कोई पूछे कोई इवन और प्राइम दोनों है तो सिर्फ 2 है, और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर भी है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर। उसके अलावा जितने प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं बेटा, सिर्फ इवन 2 है। इसीलिए इवन प्राइम के साथ में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को। तो 2 जो है वो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर हुआ। 1 को प्राइम नंबर कंसीडर इसी नहीं करते बेटा, 1 यूनिट है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं फिर सर, कंपोजिट नंबर अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर 4, तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो गए सर, 4 के फैक्टर्स में 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, 3 फैक्टर होगा नहीं होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, और बहुत सारे, है ना। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट होता है, और जिसके 2 फैक्टर ऑफ 1 इन इटसेल्फ वो प्राइम होता है, और 1 इटसेल्फ यूनिट है। ये ओनली ओनली नंबर है जो यूनिट है। इसके बाद आती है देखो ये टर्म रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम। देखो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम से मतलब क्या है, देखो रिलेटिवली प्राइम को प्राइम आपने ना √2 इज अ रैशनल नंबर प्रूफ जब करते थे क्लास 10 में, तो लिखते थे हम भाई √2 सर रैशनल नंबर है, फिर लिखते थे वो पी बाई क्यू की फॉर्म का है, फिर कॉमा लगा लिखते पी एंड क्यू और को प्राइम नंबर वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम बच्चों वो नंबर जिनका एचसीएफ, अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 है, यानी कि उनके अंदर कोई भी कॉमन प्राइम नहीं है ना। तो ऐसे नंबर अगर इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, देन ए एंड बी आर को प्राइम। तो ए एंड बी क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 3, 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। 3 और 7 क्या है, को प्राइम है। सारे के सारे प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होंगे, ऑब्वियस बात है, उनके बीच में कोई कॉमन प्राइम नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे 2,5 प्राइम है, अगर आपसे कहते कोई 5,10, तो ये को प्राइम नहीं, ये सारे को प्राइम के एग्जाम्पल है। 5,10 इन दोनों में प्राइम नंबर 5 अवेलेबल है, तो ये को प्राइम कैसे हो सकता है। को प्राइम वो नंबर बेटा जिनमें कोई भी कॉमन प्राइम नहीं हो, यानी उन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। तो ये कुछ बहुत अहम बातें हैं जिनका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छोटा सवाल है, ये कोई खास इसमें चीज नहीं है, बस समझने वाली बात ये है कि मैंने क्या पूछना चाहा है। मैंने पूछना चाहा कि ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 10, और 1 से लेके 10 के बीच में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 के बीच में, यानी ये रहा 1 से लेके 10 के बीच में, है ना। विच फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ एंड बी, विच फॉलोइंग, यहां पे कैन नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी द सम ऑफ द सब, बी कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी। इनमें से कौन सा ए और बी का सम नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से, ए और बी जो है 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है इन दोनों के बीच में, तो नंबर कौन कौन से आएंगे, 2 आएगा,
3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आएगा। ये आएगा, ये आपके डिस्टिंक्ट प्राइम आ गए। इनमें सम देखो, इनमें सम बनाओगे तो 2 और 3 का सम 5, 2 और 5 का सम 7, 2 और 7 का सम 9, और 2 और 9 का सम 11। फिर 3 के साथ 3 और 5 का सम 8, 3 और 7 का सम 10, 3 और 9 का सम 12। फिर 5 और 7 12 होता है, 5 और 9 14 हो गया, 7 और 9 16 हो गया। ये इतने सम पॉसिबल है। यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 6 सही है ना। इसमें ना बच्चे गलतियां क्या करते हैं, गलतियां ये कर देते हैं कि सवाल को पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने ये डाला हुआ था। विच कैन नॉट भी था, ये कैन भी नहीं, कैन भी तो सारे हो सकते हैं। कैन बी द सम ऑफ ए एंड बी, कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी। तो कभी भी दो प्राइम का सम जो 10 और इसके बीच में लाई कर रहे हैं, 6 नहीं हो सकता, और 6 हो ही नहीं सकता, है ना, इसलिए डाला गया था। अच्छा, इससे पहले, इस सवाल से पहले ना, हमें दूसरा टॉपिक हम अपना शुरू कर दें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। आज 2 टॉपिक कवर करते हैं पहले लेक्चर में, है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या क्या हमें याद करना चाहिए? अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, देखो अब ये मत कहना कि सर ये सब आता है। अरे भैया आता होगा आप लोगों को, मैं कब कहता हूं नहीं आता, लेकिन जो नहीं आता है ना, बीच बीच में आपको मिल रहा होगा, जो गलतियां आप करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो बेसिक मैथ्स में ना वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये लेक्चर बढ़ेंगे, इस सीरीज ऑफ लेक्चर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि इनइक्वालिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप सब लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये भी आप जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये भी आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही होता है ना बच्चों। यहाँ पे एक काम करिए, अब आपको ए प्लस बी का होल क्यूब से ना ये वाला ड्राइव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। तो यहीं से ड्राइव कर लेते हैं इसको। तो यहां से जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? ये ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। तो यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए आप, दोनों में ए प्लस बी अवेलेबल है। ए प्लस बी जैसे ही कॉमन लेंगे ना बच्चों, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बच्चों -3ab। जरा इसको सॉल्व करिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी बताया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और -3ab करेंगे तो ऑब्वियस बात है सॉल्व होके बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो यहां से ना एक और फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब ड्राइव होके आ गया, जो कि क्या आया? ए प्लस बी और अनदर ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, है ना। इसी तरह एक फॉर्मूला नंबर 6 होगा, जो हमें याद रखना चाहिए, ए प्लस बी के होल क्यूब के बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। होता है याद बहुत सारे बच्चों को, तो ये नहीं कह रहा नहीं याद होगा, लेकिन थोड़ा सा इनको रिवाइज करके रखिए, भूलिए मत, क्योंकि इन सबका इस्तेमाल हमें करना ही करना है बच्चों। इस सब का इस्तेमाल हमें करना ही करना है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब यहां से हो गया, अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां से चाहिए। तो बताइए जरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब रखा था, इसको इधर लेके चले गए थे, ऐड कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, हम ये -3ab, सॉरी ये आपका, ठीक है ना, ठीक है। अब ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए दोनों में ए माइनस बी अवेलेबल है, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से, और यहां से प्लस का 3ab। अब दोबारा सॉल्व करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab करेंगे, तो ये जाके बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, दैट इज फॉर्मूला नंबर 7, है ना। ये मैंने ड्राइव कर दिया आप लोगों को, ये याद भी होना चाहिए 6 और 7, है ना। ये आते वहीं से ए प्लस बी के होल क्यूब से, लेकिन ये बहुत इस्तेमाल होते हैं और बच्चे अक्सर इनको भूल जाते हैं। तो इनको ड्राइव जब एक बार करेंगे ना, तो याद रहेगा कि कैसे आया था, है ना। तो ड्राइव कर लिया करिए। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 8 एक होता है आपका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, नहीं सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले लेते हैं ना पहले।
एक होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीन टर्म्स का होल स्क्वायर हो तो आपको खूब पता है क्या होता है। ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। देखो मैं स्पेशल बात बताऊं आपको, होता क्या है कि जितने भी टर्म्स आप लेते चले जाएंगे ना, वो सारे के सारे होल स्क्वायर तो उसके आएंगे आएंगे। उसके बाद टू टाइम प्रोडक्ट ऑफ ईच, प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर वाइज। तो आपने टू कॉमन लिया, ए बी बी सी सी आ जाएगा, इस तरह याद रखिए। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो जहां माइनस का जो टर्म है ना, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टर्म यहाँ माइनस का है वो जहां जहां इन्वॉल्व है वो वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ माइनस भी है तो ये माइनस टू ए बी हो जाएगा, ये माइनस टू बी सी हो जाएगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का टू सी रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए माइनस का सी हो जाए तो सी वाले को नेगेटिव कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सर दो माइनस हो जाए तो माइनस बी और माइनस सी ट्रीट किया जाएगा। ऐसे केस में जहां माइनस बी और माइनस सी किसी दूसरे के साथ आएंगे वो तो नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन जब दोनों साथ में आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा इसको याद रखना। ये कभी कभी प्लस माइनस में भी मिल जाता है। एक और स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको जरा अच्छे से याद रखिए। वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला होता है। इसमें एक चीज और इस्तेमाल हो जाती है कि कभी कभी इस फार्मूले में ए बी सी इस तरह देता है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए। अगर ऐसा हो जाए ना, तो ऐसे केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ओबियस बात है, जब ये चीज जीरो हो गई तो ये पूरा जीरो के बराबर, तो आप कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के बराबर होगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कुछ 9 मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखाई हैं, मेरी गलती याद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ना कुछ गलतियां करते हैं, तो वो मत भूलिएगा, है ना, वो मत भूलिएगा। अब हम पढ़ते हैं, अगर ये आइडेंटिटीज आपको कवर है तो इन सवालों पे बढ़ते हैं। और इन सवालों को सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, ये इन्हीं आइडेंटिटीज से इस्तेमाल होकर सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये तो प्रोडक्ट में है, और डिवाइड में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल फोर। सीधे सीधे जिनको आइडेंटिटीज याद है वो इस सवाल को कर सकते हैं। वेयर एवर डिफाइन, इस बात का भी ख्याल रखना है, जब डिफाइन हो तभी, यानी एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, और वो कॉम्बिनेशन याद रखना। देखो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है बच्चों, कोई मसला नहीं। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें आइडेंटिटी नंबर टू इस्तेमाल करिए, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए। और नीचे जो है ना आपके पास ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर टू से ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, है ना। और जो ये डिवाइड का सिंबल है आपको खूब याद होगा, जब कोई चीज डिवाइड होती है तो उसको मल्टीप्लाई बनाइए, और बस क्या करिए, उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। तो होगा क्या, एक्स माइनस वाई की होल पावर फोर तो ऊपर चली जाएगी, और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई। बहुत बढ़िया। जरा बताइए क्या हो गया। अगर ये एक्सप्रेशन याद हो, ऐसा कुछ खास नहीं है सवालों में, बस ये है कि करते कैसे हैं, है ना। तो अब ये हो गया आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, और ये भी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था। तो इसको इससे क्यों कैंसिल आउट करें, बेहतर ये है कि इसको ऐसे ही रहने दें। ये तो पूरे का पूरा, ये तो पूरा का पूरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल पावर फोर को कैंसिल आउट कर दे, प्रोवाइडेड दैट एक्स इज इक्वल टू वाई नाउ, प्रोवाइडेड दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। इस बात का ध्यान रखना है, ये इसलिए पूछा ना, वेयर एवर डिफाइन, है ना। एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा तो ये तो सारे डिफाइन ही नहीं होंगे, तो एक्स वाई के बराबर तो नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। उसमें जैसे पीछे सीखा था हमने, है ना।
उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ क्या बन गया, देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, इस पे गौर करो, ये बन रहा है आपका, हमने जो ड्राइव किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये बच्चों बन गया आपके पास एक्स माइनस वाई, और ये वाला जो आपके पास बन गया, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। और नीचे आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही है। ये पूरा इससे कर दिया। आंसर क्या आया, आंसर आया एक्स माइनस वाई। और ये देखो, अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंगली देखना। ये 1/x वाई है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये एक्स माइनस वाई, ये बिल्कुल वैलिड आंसर है। ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। शर्त ये है एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। अगर एक्स इक्वल टू वाई हो जाता ना, तो इसका एक आंसर 0 पॉसिबल था, लेकिन एक्स वाई के बराबर नहीं है, वरना ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही है, एक्स माइनस वाई। ऐसा नहीं याद नहीं आता, नहीं आपको आता है, बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे करेंगे, किस तरह से फार्मूलाज को असेंबल करेंगे, है ना। नेक्स्ट, अब देखो एक सवाल ये है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन को रीड करिए और सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स, शुरू के ये दो एक्सप्रेशन इसके उठा लिए। इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे ना, नीचे आप क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये बन जाएगा बच्चे 1 - x²। और ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + x प्लस 1 - x। तो ये बन गया 2/1 - x², है ना। अब उसके बाद ये 2 - 1/x² को ऐड कर दीजिए आप 2/1 + x² से, है ना। जब इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x⁴, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 को कॉमन ही ले लीजिए, जब 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर बन जाएगा 1 - 1 + x² और प्लस 1 - x², ये कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया 4/1 - x⁴। सीक्वेंस नजर आ रहा है, इसको ऐड किया, ये बना 2/1 - इसको इसमें ऐड कर दिया 4/1 - x⁴। यानी जो नंबर ऊपर है नीचे उतनी ही 1 - x⁴ बनती चली जा रही है। अब अगली बार जब आप इसको ऐड करेंगे 4/1 + x⁴ में, तो ये कितना बन जाएगा, ऑब्वियस बात है, ये 4 × 2 8 बन जाएगा। और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसको जब इसमें ऐड करेंगे, है ना बच्चों, तो ये बन जाएगा 8/1 - x⁴। ये पूरा हो गया सॉल्व यहां तक। और जब 8/1 - x⁴ को ऐड करेंगे 8/1 + x⁴ में, तब ये जाके बन जाएगा 16/1 - x⁴। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। सवाल वही था, अंदाज थोड़ा अलग था। इस एक्सप्रेशन में सबसे खास बात क्या थी कि ये जब हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसको ना ऐसे नहीं सॉल्व करना था कि सर सबके सब ऐड करना है, सिक्वेंशियल ऐड करना है। सिक्वेंशियली मतलब दो टर्म को पहले ऐड करिए, जो आंसर आया उसको थर्ड टर्म में ऐड कर दीजिए, फिर जो आंसर आया उसको नेक्स्ट टर्म में ऐड कर दीजिए, जो आंसर आया उसको नेक्स्ट टर्म में ऐड कर दीजिए, और इस तरह इसके आंसर 16/1 - x⁴ में पहुंच जाएंगे। यहां पे भी आपको लिखना चाहिए दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर x डज नॉट इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके के अप्रोच, ये सवाल नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके के अप्रोच, बहुत सारे सीक्वेंस में इस तरीके के अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह देखो ये सवाल है, ये भी उसी सीक्वेंस का, उसी पैटर्न का बिल्कुल सवाल है। आप गौर करिए क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई दिस, और दिस अप टू 1 + x⁴ तक जा रहा है। यानी सवाल है 1 - x into 1 + x² into 1 + x⁴ into 1 + x⁴ and so on, ये जा रहा है 1 + x⁴32 तक, है ना बच्चों। एंड दैट इज इक्वल टू 1 - x⁴a अपॉन 1 + x⁴b, है ना। हमें निकालना है कि a + b क्या होगा। अब इसको देखो सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। हमें कहीं पे भी क्या डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अरे नहीं दिख रहा तो बना लेते हैं ना। हमने क्या किया, 1 - x में 1 + x से डिवाइड किया और 1 + x से मल्टीप्लाई किया पहले वाले टर्म में। जब मैंने पहले वाले टर्म में 1 + x 1 - x से डिवाइड किया, तो ये बन गया ऊपर 1 - x², नीचे 1 + x। बन गया नहीं बन गया, गौर करिए। हमने इस एक्सप्रेशन में 1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, है ना। अब गौर करना, इसमें 1 + x से मल्टीप्लाई करने पे ये इसमें कन्वर्ट हो गया पहला वाला टर्म। अब रिमेनिंग टर्म सारे जो हैं इनको एज इट इज इसमें डाल दीजिए।
इंटू 1 + x² इंटू 1 + x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 8 एंड टिल 1 + x की पावर 32। अब कुछ नहीं है, बस सीक्वेंस को पकड़ना है बच्चों को। गौर करिए, अब ये देखो चीज तुम्हें सोचनी पड़ेगी ना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेके आना पड़ता है। इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, लेकिन एक्सप्रेशन पूरा ही नहीं हो रहा था अगर हम इसको वहां तक नहीं पहुंचाते। तो आप गौर करिए जरा, अगर इस एक्सप्रेशन को आप रीड आउट करें तो ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बन जा रहा है 1 - x², 1 + x², अगेन 1 - x की पावर 4, और नीचे तो 1 + x है ही, और आगे कहानी फिर यहां से शुरू हो जा रही है। 1 + x की पावर 4 प्लस 1 + x की पावर 8 डॉट 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 1 + x रेस्ट टू द पावर 32, दैट इज 1 - x रेस्ट टू द पावर a अपॉन 1 + x रेस्ट टू द पावर b। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर 1 - x की पावर 8 हो जाएगा अपॉन 1 + x, और ये कहानी है 1 + x की पावर 8 डॉट 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 1 + x रेस्ट टू द पावर 32 इक्वल टू 1 - x रेस्ट टू द पावर a अपॉन 1 + x रेस्ट टू द पावर b। अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x की पावर 16 बन जाएगा। 16 के बाद ऑब्वियस बात है कहां तक पहुंचेगा, 32 तक पहुंचेगा, और 32 लास्ट में क्या बन जाएगा, इस सीक्वेंस को फॉलो करते करते लास्ट में देखिए 1 + x 1 - x² में कन्वर्ट हुआ, फिर 1 + x - x की पावर 4 में, फिर 1 - x की पावर 8, 1 - x की पावर 16, और लास्ट तक ये 16 के साथ 16 32 तक पहुंचा होगा। लास्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 - x की पावर 32, और लास्ट में क्या है 1 + x की पावर 32 डिवाइडेड बाई 1 + x, और ये किसके बराबर है 1 - x रेस्ट टू द पावर a अपॉन 1 + x रेस्ट टू द पावर b। ये प्रोडक्ट होके हो जाएगा 1 - x की पावर 64 डिवाइडेड बाई 1 + x विच इज इक्वल टू 1 - x रेस्ट टू द पावर a 1 + x रेस्ट टू द पावर b। ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। लेकिन यहां पहुंचे कैसे, सिंप्लीफिकेशन करते करते। तो ये कुछ एक्सप्रेशन आप जरूर इस तरीके के एक्सप्रेशन कर लीजिए, ये आपको मिलेंगे आगे भी। कंपेयर करेंगे तो a 64 नजर आ रहा है और b 1 नजर आ रहा है, और जब a + b करेंगे तो ये 65 नजर आ रहा है। पहला ही ऑप्शन ट्रू है, 65 इज अ राइट आंसर। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आया होगा। करना क्या होता है, देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही तरीके के थे, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग थी। इसमें भी पार्ट वाइज हमने ऐड किया था, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं, तो कुछ हम आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए थे, है ना। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, अब अगर वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी वो नहीं पढ़ी होगी तो फंसेंगे। देखो पहला क्या पूछ रहा है, कह रहा है अगर a + b + c 10 है, a + b + c अगर 10 है, और ab + bc + ca 5 है, तो a² + b² + c² बताओ। तो आप क्या करें, a + b + c = 10 में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, यानी a + b + c का होल स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मैंने अभी बताया था, देखो a² + b² + c² + 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज ab + bc + ca होता है, और इक्वल टू इधर आ जाएगा 100। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हो गया a² + b² + c² + 2 टाइम, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 5 = 100। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, a² + b² + c² = 100 - 10, एंड 100 - 10 = 90। तो फाइनली a² + b² + c² कितना मिला, 9। तो पहले वाले की वैल्यू आ गई 9, ठीक है ना। अगर वो फार्मूला जो पीछे हमने करे थे वो याद नहीं है तो फंसेंगे नहीं फंसेंगे। अगला क्या है, दूसरा, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, a³ + b³ + c³। इसके लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए, हमें सर क्या क्या याद होना चाहिए, हमें ये सब याद होना चाहिए कि a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होती है, a³ + b³ + c³ - 3abc, ये होता है सर a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc -ca के बराबर। सारी वैल्यू हमारे पास है, देखो इसकी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, a³ + b³ + c³ ये निकालना है। -3 abc की वैल्यू हमारे पास है, कितनी abc की वैल्यू 2 इज इक्वल टू a + b + c, a + b + c की वैल्यू 10 है, इंटू a² + b² + c² ये अभी निकाला है 90, माइनस ab bc ca यानी माइनस टाइम ये पूरा मिलाकर -5 है। तो फाइनली कितना बचता है, a³ + b³ + c³ = ये 85 × 850 हो गया, और ये +6 ऐड हो गया,
तो फाइनली आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 856। 856 करने को तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से दूर हैं, जो ये बीच में मैंने डाली हुई है, जो मेरा स्टार नंबर 2 था टॉपिक के कवर करने से पहले, तो आप जरूर इन सवालों में फंस जाएंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, खुद ट्राई करिएगा, इसको मैं छोड़ देता हूं, होमवर्क है, खुद ट्राई करिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे क्या, ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। खूब पता है, नीचे वाला और ऊपर वाला एक्सप्रेशन फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। साफ नजर आ रहा है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिस और नीचे वाला एक्सप्रेशन दिस, ये कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं, तो आंसर आप खटाक से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप गौर करें ना, तो ये चीज जो है ना, ये चीज और डिवाइड बाई ये, इसमें आपका ए प्लस बी प्लस सी नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए और पूरा ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, वही फाइनल आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर मेरे ख्याल से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, जहां ए कितना है, ए है 1002, बी कितना है, बी कितना है 1008, और सी कितना है, सी है 16। जोड़ के लिख दीजिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2010 और 2026। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है ना। कैसे निकाला मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा ऊपर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। चलिए ठीक है, खुद ट्राई करिए, होमवर्क में लिख दिया तो इसको खुद ट्राई करिएगा, बड़ा मजेदार सा है, साफ नजर आ रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे जो है ना ये टर्म नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पूरा कैंसिल आउट बचा, ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ट्राई करिएगा इसको खुद। अब ये भी देखो उसी तरीके का एक सवाल है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, सी स्क्वायर यानी ए बी सी ही है ये, लेकिन ए बी सी को उसने क्लासिफाई कर दिया है। यानी कैपिटल ए को मैं बोल देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल बी को मैं बोल देता हूं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कैपिटल सी को मैं बोल देता हूं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऊपर जो है ना वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे जो है वो नीचे है आपके पास, अब नीचे जो है वो ना वो अलग है, वो ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब और सी माइनस ए का होल क्यूब है। अब आप गौर करिए, यहाँ पे ये मैंने जो माना हुआ है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या 3abc के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। रीजन, रीजन ये यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी आप करोगे तो 0 होगा, देयरफॉर देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है। यानी ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन 3abc के बराबर है, यानी 3 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। यानी जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर है वो इसके बराबर आ गया, और डिनोमिनेटर तो आपके पास था ही, डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर तो था ही ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल, तो ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर मान लेते हैं। पी को ए माइनस बी माना, क्यू को बी माइनस सी माना, और आर को बेटा सी माइनस ए माना। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब किसके बराबर होगा, ये भी 3pqr के बराबर होगा। रीजन, रीजन चूंकि यहाँ पे सर p प्लस क्यू प्लस आर 0 हो रहा है, समझ में आई ना बात। तो जो फार्मूला नंबर 9 था उसका जो एडिशनल पार्ट था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यार मैंने कहा था कि इफ, इसको आप मैंने कह दीजिए 10 लिख दीजिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब 3abc के बराबर होता है ना। तो ये साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में उन्होंने किया ही कुछ नहीं है, बस ऊपर नीचे इस तरह से बनाए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको इनको, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको की पी, इसको क्यू, इसको आर मान लेना चाहिए। तो ऊपर वाला 3abc और नीचे वाला 3pqr हो जाएगा, 3pqr एंड pqr इज ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है, तो इससे ये कट के क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको कटकर बी प्लस सी बचाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको काटकर सी प्लस ए बचाएगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है सर बच्चों ए प्लस बी
बी प्लस सी और सी प्लस ए, है ना, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इज दैट क्लियर? एबीसी आर डिस्टिंक्ट प्राइम। ओके, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, ये बराबर दे रखा है m टाइम a प्लस बी प्लस सी के, ये बराबर दे रखा है m टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के बराबर दे रखा है। ये एक्सप्रेशन m टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के बराबर दे रखा था। तो इसका मतलब है ये आ ये गया, इसको इससे कंपेयर करिए तो m कितना नजर आ रहा है, m पूछा है उसने तो m आ गया बच्चों 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसने बोला था कि ये एक्सप्रेशन m टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के बराबर है। ये पूरा इधर ही लिख देना था, थोड़ा इधर आ गया, ये m टाइम a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए के बराबर है, ये कहना चाह रहा था, है ना। इसको मैंने उधर लिख दिया, थोड़ा सा इसमें से कंफ्यूजन हुआ। m टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के बराबर है। तो जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो ये आया, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारी कभी, ये सवाल खुद ट्राई करिए घर पर, ठीक है ना। सेम वही सवाल है, ए प्लस सी 1 है, ए बी और सी ए दिया हुआ है और ए बी सी दिया हुआ है, ए रेस्ट की पावर 4 प्लस बी रेस्ट की पावर 4 प्लस सी रेस्ट की पावर 4 पूछ रहा है। ट्राई करिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता है, मेरे ख्याल से मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने टॉपिक में डाला हुआ था तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। और लास्ट में ये एक सवाल है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल 3 रूट्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ये सवाल जेई में पूछा गया था, आप अंदाजा लगा लीजिए। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल रूट, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते हैं, इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। हमने शुरू के 2 स्टार कवर किए, थैंक यू सो मच। यहां तक हम देखें तो हमने शुरू के 2 स्टार कवर कर लिए हैं, बेसिक नंबर एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारा कवर हो गया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। थैंक यू सो मच।